जो आधुनिकीकरण है उसने चार चीजों को जन्म दिया। सबसे पहली थी औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण, तीसरा धर्मनिरपेक्षता और चौथा जनतांत्रिकरण। जब हम इन चार पहलुओं को समझ जाते हैं तब हमें आधुनिकीकरण समझ में आ जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले औद्योगिकरण से। आप लोगों को पता है आप बहुत लकी हो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आधुनिकता क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आधुनिकता होती क्या है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है कि मैंने आपको लकी कहा, क्योंकि आधुनिकता को डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आधुनिकता की जो रेंज है वो बहुत ही बड़ी है। उसको एक तरीके से देख करके बताना कि आधुनिकता क्या है वो बहुत ही मुश्किल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आधुनिकता क्या है तो आप लोग खुद ही सोचिए और डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, और आप लोग पाएंगे कि आप आधुनिकता को आसानी से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार आधुनिकता क्या है। आप में से ज्यादातर लोगों के मन में जो बात चली, ठीक मेरे भी मन में वही बात चली थी कि आखिरकार ये आधुनिकता है क्या, और मैंने इसे समझने की बहुत कोशिश करी, परंतु कोई जवाब ठीक से नहीं मिल रहा था। परंतु फिर जाकर के मुझे अपने एक टीचर संजय सर का लेख मिला, जिसे पढ़ने के बाद मुझे इसकी जो थोड़ी बहुत समझ थी वो बनी। उसके बाद अब आधुनिकता को मैं अच्छे से कहीं से भी पढ़ूंगा तो उस चीज को मैं सही उसका उपयोग कर पाऊंगा। तो इस वीडियो का जो पूरा क्रेडिट है वो संजय सर को जाता है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी की ज्यादातर किताबें पढ़ करके वो लेख लिखा था, और उसी को पढ़ करके थोड़ी बहुत जो समझ मेरी बनी है आप तक पहुंचेगी। क्योंकि ये आधुनिकता का जो टर्म है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी तरीके से यूरोप में हुआ था, और यूरोप में होने के कारण इसकी जो अच्छी सामग्री है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल थी, और उन सभी को अच्छे से रिसर्च करके सर ने लिख दिया था, और उसके बाद ये वीडियो आप तक पहुंच रही है। बहुत ही सरल और आसानी से जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम शुरुआत ही यहीं से करते हैं कि आधुनिकता आखिरकार है क्या। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आधुनिक युग का नया जीवन अनुभव, आधुनिक युग का जो नया जीवन अनुभव है वही क्या है, आधुनिकता है। इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ऐसे कह सकता हूं कि ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण जो नया जीवन अनुभव निर्मित हुआ वो क्या है, आधुनिकता है। तो यहां पर हमें अब एक चीज समझनी होगी कि ये आधुनिकीकरण है क्या, क्योंकि जब तक हम आधुनिकीकरण को नहीं समझेंगे आधुनिकता को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आधुनिकीकरण की जब प्रक्रिया शुरू होती है उसी प्रक्रिया के शुरू होने के साथ साथ जो आधुनिक युग है वो भी शुरू हो जाता है, और ये जो आधुनिकता का जो निर्माण होता है इसी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की वजह से होता है। जैसे ही हम लोग आधुनिकीकरण को समझ लेंगे हमें आधुनिकता समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आधुनिकीकरण आखिरकार है क्या। आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता भी होगी, मैं और अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दूंगा। आधुनिकीकरण एक प्रकार से मोटे तौर पर देखें तो ये एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया है जिससे आधुनिकता का जो अनुभव है वो उभर करके हमारे सामने आया। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक दूसरे को डिफाइन कर रहे हैं। आधुनिकीकरण की हमने परिभाषा देखी तो ये बता रहा है कि ये वो है जो आधुनिकता के अनुभव को बता रहा है। वहीं पर ही हमने जब आधुनिकता को डिफाइन किया तो वो किसके बारे में बता रहा था कि ये आधुनिकीकरण की एक प्रक्रिया है या फिर एक नया जीवन अनुभव है। और वो नया जीवन अनुभव क्या है उसी को समझने के लिए हमें ये आधुनिकीकरण समझना होगा, और इसी से ही वो नया जीवन उभर करके सामने आया। और वो नया जीवन अनुभव क्या है जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, उसके क्या लक्षण है, उसकी क्या विशेषता है, वही हम लोग अब आगे जानने वाले हैं। तो इस आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने जो पारंपरिक दुनिया थी उसकी बुनियादी पूरी तरीके से बदल दी, उसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया अब तक जो भी पहले चला आ रहा था। और इस बदलाव का थोड़ा सा इंट्रो अगर मैं आपको दूं तो वो कुछ इस प्रकार है कि जो पहले पारंपरिक, सामंती और धार्मिक और ग्रामीण तथा कृषि समाज था, तो ये सब चीजें पारंपरिक दुनिया के अंदर आने वाली चीजें हैं। और दूसरी चीज क्या है, इनकी जगह पर अब क्या आ गया था, इनकी जगह पर अब औद्योगिक, नगरीय तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हो गई थी। तो यही वो बड़ा बदलाव था, और इन्हीं बड़े बदलावों को हम इस पार्ट में जानने वाले हैं। और इसी को कहते हैं कि जो आधुनिकीकरण है उसने चार चीजों को जन्म दिया। सबसे पहली थी औद्योगिकरण, दूसरा नगरीकरण, तीसरा धर्मनिरपेक्षता और चौथा
जनतांत्रिकरण। जब हम इन चार पहलुओं को समझ जाते हैं तब हमें आधुनिकीकरण समझ में आ जाता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले औद्योगिकरण से। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना करके वीडियो को लगातार देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये पूरी बात खत्म कर दूंगा उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो वेट करिए और देखते जाइए कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। तो आधुनिक काल की शुरुआत यूरोप में 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, और ये जितनी भी मैंने अब यहाँ पर चार जो विशेषता लिखी है, ये चारों की चारों क्या है, 16वीं शताब्दी के आसपास ही शुरू होती है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि ये जो औद्योगिकरण है आखिरकार ये यूरोप में ही क्यों आया, क्यों कहीं और इस औद्योगिकरण का विकास क्यों नहीं हुआ, क्यों केवल ये यूरोप में आया। और ये जो औद्योगिकरण है ये आधुनिकता से बहुत ही गहरा संबंध रखता है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी बातें ही उससे जुड़ी हुई है। तो यूरोप में ही सबसे पहले औद्योगिकरण क्यों आया, इसके बारे में मैक्स वेबर कहते हैं कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म था ये उसकी वजह से हुआ, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म जो था उनके अंदर ये मान्यता थी कि ही वो जो है इहलौकिकता पर विश्वास करते थे। इसका मतलब होता था कि वो हर प्रकार की वो जो आजीविका थी, यानी पैसा कमाने का साधन और या फिर कोई भी काम, वो उतना ही पवित्र है जितना पवित्र कोई धार्मिक काम होता है। ये प्रोटेस्टेंट धर्म जो था उनकी मान्यता थी। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि वो लोग काम पर बहुत ज्यादा फोकस करने लग गए, क्योंकि काम करना, जीविका कमाना, तो यही सब क्या है जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, ये सब करना भी किस किस प्रकार का, ये बिल्कुल बराबर है धार्मिक कामों के जितना ही। तो वो लोग बहुत ही मन से इन चीजों को करने लग गए। और औद्योगिकरण में आपको पता है कि औद्योगिकरण में जो उत्पादन था वो बहुत तेजी से बढ़ा, तो इनके मन में जो ये जो धारणा थी काम करने की, इससे औद्योगिकरण को और बढ़ावा मिला। ये तो है पहला कारण। और दूसरा कारण वो बताते हैं कि अमेरिका का उपनिवेशीकरण। तो यूरोप ने अलग अलग देशों में गए, वहां पर क्या है उनके देशों पे कब्जा कर लिया, तो वहां के जो प्राकृतिक संसाधन थे वो इन लोगों के लिए बिल्कुल खुले, उनके लिए खुल गए। वहां से वो उन संसाधनों का उपयोग अपने लिए करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राकृतिक संसाधन थे अमेरिका के, वो सभी के सभी इन लोगों के लिए खुल गए। तो वहां के संसाधनों का प्रयोग ये अपने यहां पर करने लग गए, जिसकी वजह से ये औद्योगिकरण को तेजी मिल पाए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन उन्हें मिल गए। तीसरा कारण जो बताते हैं कि चीन और भारत जैसे बड़े बाजारों का मिल जाना, क्योंकि जो भी माल उनका बना ये वहां पर जा करके और बेचने लग गए। और बेचने के साथ साथ इन्होंने क्या किया कि भारत में जब देखा कि बहुत सारे यहाँ पर संसाधन है, तो उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ सोचा क्यों ना भारत को ही अपना उपनिवेश बना लिया जाए। तो भारत से भी उन्होंने भारी संपत्ति की लूटपाट करी, और उस लूटपाट का प्रयोग कहां करा, यूरोप में जाकर के उन लोगों ने उन अपने संसाधनों को दोबारा से बनाया। और बनाने के बाद एक तो संसाधन भी भारत से ही ले गए और वापस लाकर भी यहीं पर ही बेचा। तो भारत का दोहरा शोषण इस प्रकार से यूरोप के लोगों ने करा। तो ये जो औद्योगिकरण है इसके मूल में जो एक चीज है, ये दूसरे देशों का संसाधन, वहां से जो लूट इन लोगों ने करी, उन लूट के आधार पर इन लोगों ने अपना विकास किया। चौथा जो कारण है, भाप से बने इंजन और जो मशीन थे उनमें तेजी आई। तो बहुत सारी मशीनें बनाने लग गए वो लोग, और इससे क्या हुआ कि जो उत्पादन की प्रक्रिया थी वो काफी ज्यादा तेज हो गई। तो ये चार कारण मैक्स वेबर बताते हैं कि जो औद्योगिकरण है वो यूरोप में ही क्यों आया। तो इससे आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है उसके जो सबसे पहला पहलू है वो औद्योगिकरण है। उसके बाद आता है दूसरा पहलू जो कि है नगरीकरण। ये नगरीकरण भी पूरी तरीके से औद्योगिकरण से ही जुड़ा है। जब उत्पादन में वृद्धि हुई, मान लीजिए ये कोई उद्योग है, मैं यहां पर चिमनी बना देता हूं, उसका ये धुआं निकल रहा है, ये ट्रेन नहीं है, ट्रेन मत समझना। तो मान लो ये एक औद्योगिक क्षेत्र है बहुत बड़ा, तो जो लोग थे वो यहां पर आकर के बसने लग गए, क्योंकि औद्योगिक जो थे वो ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में अपना जो ये स्थापित करते थे इस जगह को, जिसे एक तरीके से आप लोग आज की भाषा में हम लोग कंपनी कह सकते हैं। तो यहां पर स्थापित करते थे। और ये रहा गांव, तो गांव से लोग काम की तलाश में यहां जाने लग गए, और यहां जाए, और जब इन्हें यहां पर काम मिलने लग गया तो यहीं पर ही वो लोग रहने भी लग गए। तो इन लोगों ने भी अपने छोटे छोटे घर बना लिए।
और जब इन लोगों ने घर बनाए तो इस तरीके से गांव में क्या होता था, पहले एक ही जाति के लोग रहते थे एक साथ। ज्यादातर ऐसा देखा जाता था कि एक गांव का एक जो क्षेत्र है वहां पर एक ही प्रकार के एक ही जैसे लोग रहते थे। परंतु जब काम करने के लिए बाहर निकले तो इस प्रकार के जो अनेक गांव थे वहां से अलग अलग तरीके के लोग आए और यहां पर आकर के काम करने लग गए। तो पहले तो ये जो लोग थे अलग अलग रहते थे, एक ही धर्म के लोग एक साथ रहेंगे, एक ही जात के लोग एक साथ रहेंगे, पर यहां पर जब वो आए तो यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग एक साथ रहने लग गए और ऐसा करने से जो एक अवधारणा स्पष्ट होकर हमारे सामने आती है, ये जो क्षेत्र यहां पर बसा इसी को नगरीकरण कहने लग गए। इसी नगरीकरण की वजह से एक नई जीवन पद्धति की और एक संस्कृति की शुरुआत हुई। इससे क्या हुआ, इससे तेजी से नगरों का विकास होने लग गया और साथ ही साथ ये गांव का और ये शहर, या आप इसे नगर भी कह सकते हैं, इनका जो आपसी संबंध था वो काफी ज्यादा बदलने लग गया। इनके संबंध में जो सबसे बड़ा बदलाव ये आया कि अब जो शहर है केवल और केवल गांव उनके लिए सीमित हो गए। किस चीज के लिए? केवल कच्चे मालों को प्राप्त करने के लिए। तो केवल कच्चे मालों की प्राप्ति के लिए ये लोग गांव से संबंध रखते थे, बस इतना ही, बाकी और कोई कुछ नहीं। और दूसरी तरफ जो नगर थे, नगर क्या है, वो आर्थिक प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। राजनीतिक जो सत्ता थी वो भी इसी शहर में ही वास करने लग गई और ये जो शहर थे वो सांस्कृतिक गतिविधियों का एक केंद्र बन चुका था और ये शहर थे ये संभावनाओं से भरे हुए थे और इसके क्षेत्र में जो गांव थे बहुत ही ज्यादा पिछड़ चुके थे। इससे क्या, एक नई जीवन पद्धति का निर्माण हुआ और वो नई जीवन पद्धति क्या थी वो कुछ आप इस प्रकार से समझेंगे कि पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि गांव में किस प्रकार का पहले जीवन शैली था। पहले ग्रामीण समाज था, वहां पर क्या होता था कि सभी निर्णयों पर वो आपस में एक दूसरे से अगर कुछ भी वो करना चाहते हैं तो पूरे समाज का सोचना पड़ता था कि बाकी लोग क्या कहेंगे। उनका नियंत्रण होता था, गांव वालों को नियंत्रण होता था हर एक व्यक्ति के निर्णय पर। इसी के साथ साथ वो लोग, उनका जो जीवन था वो ज्यादा ईश्वरमय था, ईश्वर पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। पितृसत्तात्मक था कि किसी एक ही व्यक्ति की चलती थी और व्यक्तिक स्वतंत्रता की गुंजाइश बहुत कम थी। कोई भी बंदा अगर कुछ अपने लिए करना चाहे तो स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाता था क्योंकि उसे बाकी सब चीजों के बारे में सोचना पड़ता था। पहले घर वालों से दबाव, फिर समाज वालों से दबाव, इसी तरीके से वो इतना स्वतंत्र नहीं था। इनका जो काम था वो ज्यादातर जो इनके परंपराओं से चला आ रहा था, जो इनके पापा दादा कर रहे थे वही काम ये लोग करते थे और ये सभी लोग एक बंधी बधाई लीग पर चलते थे। जो नियम कानून बना रखे हैं उसी पर ही चलते थे। आप सब लोगों को मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गांवों में किस तरीके से जो व्यवस्था चलती है, उसी व्यवस्था को बस मैं आपको थोड़े से शॉर्ट में बता रहा था। पर ये जो चीजें थी ये सब गांव में थी, पर जब ये लोग शहरों में आ गए तो ये चीजें काफी ज्यादा बदल गई। सबसे पहली चीज तो ये बदली, कारखानों के पास अब कॉलोनियां बसने लगी। ये जो नगर मैंने कहा इनका एक नामकरण हुआ कॉलोनी। तो ये जो लोग आकर के यहाँ पर रहे, ये कॉलोनी बस चुकी है यहाँ पर। और इन कॉलोनी की सबसे ज्यादा जो बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहने लग गए। अब कौन किसकी जाति क्या है उससे अब कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर जैसे गुट बना के रहते थे, यहाँ वो कोई गुट नहीं बन रहे अब। इससे क्या है, एक जो एक सामुदायिक बंधन था वो एक तरीके से शिथिल पड़ गया, वो ढीला पड़ गया था। अब कोई कस के नहीं रख सकता, ना बांध के नहीं रख सकता कि तुम हमारी जात के हो या फिर हमारे धर्म के हो या फिर हम लोगों की जो कल्चर है, संस्कृति, उसी से बंद करके चलना है। तो उससे वो लोग थोड़ा सा मुक्त हुए। इससे क्या हुआ, उन्होंने जिंदगी में पहली बार एक शब्द जिसे कहते हैं आजादी, इन्होंने इसे महसूस किया। आजादी, स्वतंत्रता, ये पहली बार उन्होंने इसका अनुभव किया यहाँ पर। अब वो अपनी मर्जी से जो चाहे कर पा रहे थे। उनके ऊपर ये सामाजिक दबाव नहीं था, ना घर वालों का दबाव था, ना धर्म का दबाव था, किसी चीज का दबाव नहीं था। वो एक तरीके से स्वतंत्रता उन्होंने अनुभव किया और ये स्वतंत्रता इन्हें पसंद भी आई। और यहीं से ही व्यक्ति के अंदर जो आधुनिकता का सबसे बड़ा गुण है उसका निर्माण यहाँ पर होता है,
जिसे कहते हैं व्यक्तिक स्वतंत्रता, जहां पर व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखता है, अपने बारे में सोचता है और अपने हिसाब से चीजें करता है बजाय किसी बाहरी दबाव के। और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया थी, जैसे जैसे समय बीतता गया तो ये बहुत तेजी से हुई। पहले क्या था, लोग 90% गांवों में रहते थे और केवल 10% लोग कहाँ रहते थे, शहरों में। जब से ये नगरीकरण, जब से ये औद्योगिकरण आया, लोग यहाँ पर काम करने के लिए आने लग गए, तो ये जो संख्या थी ये चेंज हो गई। यानी कि अब गांवों में रहने वाले लोग 10% थे और शहरों में जो रहने वाले लोग थे वो 90% हो गए थे। तो इसलिए ये जो कॉलोनियां थी, नगर थे, ये बसने चालू हुए और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का निर्माण होने लग गया। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जो कि है धर्म निरपेक्षीकरण। यहाँ पर धर्म सुधार संबंधित आंदोलन हुए। अभी मैंने आपको एक धर्म के बारे में बताया था, प्रोटेस्टेंटवाद, जिससे कि ये मैंने बताया था ये जो प्रक्रिया शुरू हुई औद्योगिकरण की। इस धर्म के बारे में अब हम थोड़ा बहुत और अच्छे से जानेंगे कि आखिरकार ये था क्या। यूरोप में जो चर्च के पादरी हुआ करते थे, उन लोगों ने एक माफीनामा बेचना चालू किया था और वो जो माफीनामा था उसकी जो बिक्री थी बहुत धड़ल्ले से हो रही थी। और क्या बोल के की जा रही थी कि अगर आप लोगों ने कोई पाप कर्म किया है तो आप ये माफीनामा खरीद लीजिए, तो आपके सारे जो पाप थे वो धुल जाएंगे। मान लीजिए मैं चर्च का पादरी हूं और ये चर्च है जहां मैं बैठा हूं। आप लोगों ने कोई पाप किया है, आप मेरे पास आए या आप मेरे पास नहीं भी आए तो भी मैं प्रचार कर रहा हूं कि देखो, अगर आप लोगों ने जो भी पाप किया है, ये क्या है, माफीनामा, एक कागज है, इसे आप लोग मेरे से 20,000 रुपए में खरीद लीजिए और आपके जितने भी पाप थे वो सब माफ हो जाएंगे। तो इसी प्रकार का काम यूरोप में चल रहा था। माफीनामे धड़ल्ले से बेचे जा रहे थे और यही सब हो रहा था। तो इससे एक व्यक्ति को बड़ी परेशानी हुई कि ये क्या चल रहा है, कि ऐसे पैसे दे करके और केवल हम ये खरीद लेंगे तो इससे हमारे पाप कैसे माफ हो रहे हैं। तो व्यक्ति थे जर्मन के लूथर, जिन्होंने इसकी बहुत ही ज्यादा आलोचना करी और उन्होंने सोच लिया था कि ये जो चर्च में चल रहा है इसको मैं बंद करवाऊंगा। तो इन्होंने ही इस धर्म सुधार की एक आंदोलन चलाया। ये जो बुरी प्रवृत्ति धर्म के अंदर पाई गई थी, जो भ्रष्टाचार था, इसको उन्होंने दूर करने की सोची और इसी धर्म सुधार को प्रोटेस्टेंटवाद भी कहा जाता है। प्रोटेस्टेंटवादियों का मानना था कि मोक्ष या फिर पाप की मुक्ति बाहरी सत्कर्मों से नहीं मिल सकती, बाहर जो भी हम काम करते हैं उससे नहीं मिल सकती, चाहे वो कोई दूसरा कर्म हो या फिर पर्चे खरीदना हो उनके हिसाब से, तो इससे पाप मुक्ति नहीं हो सकती। पाप मुक्ति होएगी आंतरिक निजी विश्वास पर निर्भर करता है। यहाँ पर लूथर कहते भी हैं कि कोई भी मोची किसी पादरी की तरह अच्छा या बुरा हो सकता है। अच्छा या बुरा होने के लिए कोई विशेष कर्म की जरूरत नहीं है, बाहरी कामों की। एक मोची भी पादरी जितना अच्छा भी हो सकता है और बेकार भी हो सकता है। ठीक उससे उल्टा एक पादरी भी बहुत बुरा हो सकता है। तो इसी धर्म सुधार आंदोलन की वजह से 16वीं शताब्दी के अंदर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धर्म निरपेक्ष पनपने का मौका मिला। इसके कई उदाहरण आप लोगों को पता होंगे, एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि देखेंगे आप टॉमी को जानते होंगे, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है, बाकी ब्रह्मांड सारे उसका चक्कर लगाते हैं। ये मान्यता पहले चली आ रही थी, परंतु इसको चैलेंज किया गया और इसको चैलेंज किया कोपरनिकस ने और इस सिद्धांत को बिल्कुल उलट दिया कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका चक्कर लगा रही है और बाकी सारे। और इसके बाद ब्रूनो आए, जिन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत को और भी ज्यादा विकसित किया। और इसके बाद आए गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और उन्होंने ये जो कोपरनिकस का जो सिद्धांत था उसको सत्य सिद्ध भी कर दिया अपनी दूरबीन के माध्यम से। और इन लोगों ने जो ये विरोध करने का जो साहस किया, इन्हें बहुत ही भारी परिणाम भी चुकाना पड़ा, जिसमें से गैलीलियो को मृत्युदंड की सजा दी गई। दूसरी तरफ बाकी जो इसी तरीके से विरोध करने वाले लोग थे उनको जिंदा जला दिया गया। तो ये लोग जो अपने टाइम पर ये जो आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कुरीतियों का, परंपराओं का, इन्हें बहुत ही भारी नुकसान भी चुकाना पड़ा और उन्होंने अपने जीवन को त्याग करके ये चीज करी। परंतु ये जो विरोध थे, जो धर्म सुधार आंदोलन चालू हुए, वो इसी तरीके से चलते रहे। इसके बाद अब आते हैं हमारे डार्विन। अब तक जो केंद्र में था वो धर्म था, उसी की चलती थी, उसने जो कह दिया वही सत्य है। परंतु जब से डार्विन ने अपनी किताब लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में, तब से चीजें क्या है बहुत बदल गई। तब से विज्ञान सम्मत तर्क को
बहुत ज्यादा महत्व दिए जाने लगा, जिसमें एक लॉजिक होना चाहिए। कोई भी बात व्यक्ति केवल बोल देने भर से मानने को तैयार नहीं था, उसके पीछे उन्हें सॉलिड रीजन चाहिए था, वैज्ञानिक तर्क चाहिए था। डार्विन ने बताया कि जीवों की उत्पत्ति एक प्राकृतिक परिघटना है, इसे किसी ईश्वर ने नहीं बनाया, ये एक प्राकृतिक घटना है। तो हमें ये नहीं मानना है अब कि हम लोगों को किसी ईश्वर ने बनाया है। तो ये एक चर्च को डायरेक्ट चुनौती थी कि चर्च हमेशा से बताया है कि जीसस ने पृथ्वी, आकाश, सब चीजों का निर्माण किया, हम मनुष्य को बनाया है, पर ये व्यक्ति आके कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। चर्च की जो बुनियाद थी उसको पूरी तरीके से डार्विन ने हिला के रख दिया, और डार्विन के जो विचार थे वो बहुत ही तेजी से लोगों ने स्वीकार किया और बहुत तेजी से फैला। और डार्विन ना केवल जीव विज्ञान तक सीमित रहे, बल्कि ये ज्ञान की प्रत्येक शाखाओं में जाकर के अपना प्रभाव इन्होंने स्थापित किया। इसलिए विज्ञान और तर्क सम्मत, जो कि अब केंद्रीय मूल में आ गया था, धर्म की बजाय अब विज्ञान और तर्क यहां पर महत्वपूर्ण हो गए थे। तो यहां पर मैंने लिख भी रखा है कि इसके बाद ईश्वर केंद्रीय महत्व से हट गए। तो ईश्वर की जो मोनोपोली चल रही थी कि ईश्वर के नाम पे जो अपनी चला रहे थे केवल, वो अब हट गई। तो यहां पर जैसे ही एक व्यक्ति की सत्ता खत्म होती है, और वो एक व्यक्ति की सत्ता थी चर्च, जैसे ही वो खत्म हुई, एक व्यक्ति की सत्ता खत्म होते ही फिर जनतंत्रीकरण की शुरुआत यहां से हो जाती है, और लोकतंत्र या लोकतंत्रीकरण अब होने लगता है। सभी लोगों के विचार अब किसी एक की नहीं चलती, यहीं से लोकतंत्र अस्तित्व में आता है। पर इस पे आने से पहले थोड़ा सा और मैं आपको धर्म सुधार आंदोलन के बारे में और बता देता हूं। इसी में अगला नाम आप सभी लोग जानते हैं, वो आते हैं कार्ल मार्क्स। वो भी धर्म को आते सीधे चुनौती देते हैं, वो भी धर्म की सत्ता को नहीं मानते, और कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मनुष्य धर्म बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता। तो कार्ल मार्क्स भी आकर के यही कह रहे हैं कि धर्म ने जो मनुष्य को नहीं बनाया है, मनुष्य ने धर्म को बनाया है। तो मनुष्य सर्वोपरि है, मनुष्य पहले है धर्म से, धर्म पहले नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि धर्म ऐसे मानव की आत्म चेतना या आत्म अनुभूति है, जिसने या तो अभी तक अपना अता पता पाया नहीं, या जो उसे पाकर अपने को खो बैठा है। तो जो भी व्यक्ति धर्म को मानता है, वो कहते हैं या तो अपने आप को खो चुका है, या फिर उसको अपनी आत्म चेतना का अपने बारे में पता ही नहीं है। तो यहां पर भी आप देख पाएंगे कि व्यक्तिगत चेतना जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता, अपनी बारे में जो एक चीज है, लोग अब धर्म से हट करके अपने ऊपर हो रहे हैं शिफ्ट। और इसीलिए कार्ल मार्क्स आगे बताते भी हैं, वो धर्म की भूमिका बताते हैं, और धर्म की भूमिका बताते हुए कहते हैं कि धर्म उत्पीड़ित प्राणी की आह है, हृदयहीन दुनिया का हृदय है, और आत्महीन स्थितियों की आत्मा है, यह लोगों का अफीम है। तो कह रहे हैं जो लोग बहुत ज्यादा परेशान है, उत्पीड़ित है, उन लोगों के लिए धर्म एक तरीके से सहारा देने का काम करता है। जिस प्रकार से जब हम लोग अफीम लेते हैं तो उससे थोड़ी देर के लिए कष्ट का जो निवारण हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, त्रस्त हैं, वो लोग धर्म की शरण लेते हैं। इससे क्या है, राजतंत्र की समाप्ति हुई, जो एकाधिकार चर्च अपना चला रहा था वो अब खत्म हुआ, और जनतंत्रीकरण की स्थापना हो गई। इसके बाद ही हमें देखने को मिलता है कि अमेरिका की क्रांति ने राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रवाद की अवधारणाओं को मजबूती से स्थापित किया। अब इससे यह धारणा स्थापित हो चुकी थी कि किसी भूभाग या क्षेत्र में रहने वाले समान संस्कृति के लोगों को अपनी खुद की हुकूमत करने का हक है। कोई दूसरा व्यक्ति आकर के वहां पर हुकूमत नहीं करेगा। कि एक जो ये व्यवस्था है, यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहीं की जो संस्कृति है, यहीं के जो लोग हैं, उन्हीं में से कोई वहां पर क्या है, हुकूमत कर सकता है, राज कर सकता है, चला सकता है। कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा और वहां का राजपाट आके नहीं संभालेगा, उन लोगों को निर्देश नहीं दे सकता, जैसा कि यूरोप कर रहा था अन्य देशों में जा करके, उनको अपना उपनिवेश बना रहा था, जो कि यहाँ का था भी नहीं। तो ये चीज को बहुत ही ज्यादा अनुचित माना गया कि ये चीज अब नहीं चलेगी। इसीलिए जो उपनिवेश था, जो लोग बने थे, उसमें भारत थे, अमेरिका थे, और भी बहुत सारे देश थे, इन लोगों ने क्रांति करी और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करी और लोकतंत्र की स्थापना कर डाली, राजतंत्र को समाप्त कर दिया। तो इसी से अंत में निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि आधुनिक युग का नया जीवन अनुभव ही आधुनिकता है। ये जो नया जीवन अनुभव जो विकसित हुआ, जो कि जनतंत्रीकरण पे समाप्त होता है, और जिसके अंदर ये वाले जो मूल्य मैंने आपको बताए, ये जो नया जीवन अनुभव अब आया, यही क्या है, आधुनिकता है। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण जो नया जीवन अनुभव निर्मित हुआ, वही आधुनिकता है। अब आप शायद इस कोट को अच्छे से समझ पाए होंगे।
यह नया जीवन अनुभव अपने युग के साहित्य और कला तथा ज्ञान के सभी शाखाओं में अभिव्यक्त हुआ। इस नए जीवन अनुभव से एक नई जीवन पद्धति का भी जन्म हुआ। इस अर्थ में आधुनिकता एक नई जीवन पद्धति भी है। इसने जीवन मूल्यों की नई व्यवस्था निर्मित की। तो ये था आधुनिकता। इसके बाद जो अगली वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं आपको आधुनिकतावाद के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। पर अभी आशा करता हूं कि आप लोगों को ये आधुनिकता समझ में आ गई होगी कि आधुनिकता क्या है, आधुनिकता किस प्रकार से अस्तित्व में आई और आधुनिकता के केंद्र में क्या क्या चीजें थी। वो आधुनिकता के केंद्र में यही 4 चीजें थी: औद्योगिकरण, नगरीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण और ये लोकतंत्रीकरण। ये 4 चीजें आधुनिकता के केंद्र में थी और यही 4 चीजें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, जहां पर मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो पाई हो, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो, तो इसे अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उसे भी ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, या फिर अगली वीडियो किस पे चाहते हैं, वो सब भी आप मुझे नीचे कमेंट पे बता सकते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो पर्चे हैं जिसपे से मैंने थोड़ा थोड़ा देखकर बताया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।